नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025861 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उचित ऑप्शन से भरना है। कह रहा है द सोशल डैश इज़ गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टुमारो विद द प्लान्स सो वी कैन मेक अ डिसीजन। सामाजिक हमसे कल मिलने वाला है ताकि हम लोग योजना बना सकें और एक निर्णय ले सकें। तो सामाजिक फौज होगी, सामाजिक मजदूर होगा। सामाजिक टोडलर का मतलब होता है जो बालक पैदल चलता है या गाड़ी में चलता है। वर्कर यहाँ उचित होगा। सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, तो उचित शब्द क्या हो जाएगा? वर्कर। नेक्स्ट, विलोम शब्द बताना है इनेप्ट का। दोस्तों, इनेप्ट का मतलब होता है कि जिसमें स्किल की कमी हो। किसकी कमी हो? स्किल की। तो अपन बोल सकते हैं स्किललेस, ठीक है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। बैरन का मतलब होता है बंजर, ऐसी भूमि जिसके अंदर अनाज नहीं होता है, कोई पैदावार नहीं होती है। दोस्तों, कैलेस का मतलब होता है क्रूअल, हिंदी में अपन बोलेंगे क्रूर। तो वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिसमें स्किल हो, कुशलता हो, टैलेंटेड, जिसमें क्या हो? टैलेंट हो। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में एरर बताइए। कह रहा है आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मिस प्रिंट है, थीम ही होगा। ऑफ टुडेज म्यूजिक, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर दोस्तों। अपोस्ट्रोफी आएगी, यहाँ पर पजेसिव केस आएगा। तो टुडे, आज का संगीत, तो टुडे अपोस्ट्रोफी एस और म्यूजिक, टुडेज म्यूजिक। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट डी। आगे चलिए दोस्तों, शब्द दिया हुआ है उसका हमें बताना है पर्यायवाची। दोस्तों, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? उकसाना। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत। सेटल का मतलब होता है कहीं पर स्थापित होना। सेटल का मतलब होता है कहीं पर स्थापित होना। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। डेटरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध। तो यहाँ पर अगर पर्यायवाची देखा जाए तो सबसे उचित क्या हो सकता है? इंस्टिगेट के लिए सिनोनिम रेज हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, ये एक पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। हमें देखना है कौन सा यहाँ पर एप्रोप्रिएट जुड़ता है। कह रहा है एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क ऑफ मेडिटेशन एंड ए मीर स्क्वैम इन कंपनी वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम of 18 I was enjoying the two-fold luxury with my friend August Dupin in his little back library। तो यहाँ पर जो कहानी की शुरुआत है वो होगी एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क। बोला है पेरिस के अंदर जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, एक जो ऑटम बसंत की जो शाम थी, ऑफ 18 वो साल की बात कर रहा है। आई वॉज इन्जॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी। ऑथर कह रहा है कि मैं लग्जरी इन्जॉय कर रहा था। किसकी? मेडिटेशन की और मीर शुवन की। किसकी कंपनी में? कंपनी मतलब साथ। तो किसके साथ था वो? अपने दोस्त ऑगस्ट ड्यूपिन के साथ। तो एक तरीके से ए और डी जो है वो मैंडेटरी पेयर है, मतलब ए के बाद में डी का आना आवश्यक है। तो आप अगर ध्यान दें तो ए के बाद में डी यहाँ पर है और ए के बाद में डी यहाँ पर है। परंतु एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क ऑफ मेडिटेशन, ये यहाँ से ओपनिंग स्टेटमेंट ए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची बताना है सिनोनिम किसका? विम्सिकल। दोस्तों, विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी। विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी, जो व्यक्ति जो है थोड़ा सा मजाकिया है, अपनी ही दुनिया में जीता है। दोस्तों, रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानपूर्वक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है
शर्मिंदा और फनी, मजाकिया। तो सिनोनिम हमारा विम्सिकल का क्या हो जाएगा? फनी। आगे देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस अपना आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यहाँ एक्सप्लोर्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है, द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ इमोशंस, और यहाँ पर फिर प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब ये जो सब्जेक्ट है द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो है कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज। ये ह्यूमन इमोशंस, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज, ये कैसा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर इज ठीक है, थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है द स्टोरी, ये पैसिव में जाके बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो 82 में जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इस कथन को एक शब्द में अपन क्या बोल सकते हैं? तो ये कह रहा है अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। अपने से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करे उसको अपन क्या बोलते हैं? दोस्तों मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, मतलब जो पैसा लेके काम करता है। सिनिक का मतलब होता है सन की, पागल भी बोल सकते हैं। फिलिस्तीन का मतलब होता है दयालु। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको अपने आप से बहुत ज़्यादा, अपनी बातों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। अब अपने को मुहावरा बताना है ओवर एंड अबो। ये ईडियम है दोस्तों। ओवर एंड अबो का मतलब होता है के साथ साथ। तो इसका यहाँ पर मीनिंग आ जाएगा इन एडिशन टू। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। ऐसी किताब या पुस्तक जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में जानकारी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसाइक्लोपीडिया। दोस्तों डिक्शनरी में वोकैब शब्द मिलते हैं अपने को। और फ़ोन बुक मतलब जिसके अंदर फ़ोन नंबर और ये सब। थीसिस का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी चीज़ पे रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद में आपने जो है जो भी आपने समझा है, आपका जो कंक्लूज़न है उसके ऊपर फिर अपन नोट्स बनाते हैं, तो उसको अपन थीसिस बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये अपने को वो सेंटेंस पकड़ना है जिसमें स्पेलिंग की कोई गलती नहीं है। तो पहला सेंटेंस है द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स, कि जब हम लोग दूसरे लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। सेकंड सेंटेंस है द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स। तो ये स्पेलिंग गलत है, लाइज यहाँ पर ये वाला होगा। द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स, ये कुकिंग की स्पेलिंग गलत है। कुकिंग की सही स्पेलिंग होती है COOKING। नेक्स्ट है द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर, डेफिनेटली की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। बेसिकली यहाँ पर N के बाद में I का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सारी स्पेलिंग क्या है? सही है। अगला देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में उचित शब्द भरना। कह रहा है इन दिस इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर विद बिल्ट इन लाइट्स दैट मेक द मिरर लुक लाइक ए डीप डैश विद नो एंड। कह रहा है कि कोई इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, उसके अंदर आपका जो मिरर है वो कैसा नज़र आएगा? एक गहरी सुरंग की तरह। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, तो एक गहरे दाह संस्कार की तरह नज़र आएगा। सिग्नल के गहरा इशारा की तरह नज़र आएगा। लॉज का मतलब होता है कि गहरे कमरे की तरह नज़र आएगा। तो आंसर हो जाएगा टनल, गहरी सुरंग की तरह वो आपको दर्पण नज़र आएगा। आगे देखिए,
आपको एक सेंटेंस दिया है, इसके अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी ए टाइम्स टू माइंड हिज मैनर्स। दोस्तों मैनी जो है उसके बाद में हमेशा काउंटेबल नाउन आता है, और काउंटेबल नाउन जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो ये लिखा जाएगा ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी अ टाइम, ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी अ टाइम टू माइंड हिज मैनर्स, कि उसको कई बार हमने बता दिया गया है कि वो जो है अपने तौर तरीक़ों का ध्यान रखे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी टाइम्स, सॉरी मैनी टाइम्स, बिकॉज टाइम जो है वो तो काउंटेबल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम्स ही बोल सकते हैं। तो ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी टाइम्स, कई बार उसको हमने बोला है कि भाई वो अपने तौर तरीक़ों का ध्यान रखे। तो या तो मैनी अ टाइम या मैनी टाइम्स। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? सी। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है इन ह्यूमन्स लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू डैश मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कोग्निटिव एबिलिटी। कह रहा है कि मानव जो है उसके अंदर अगर निद्रा की कमी होती है, नींद अगर अपन सही नहीं लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लीड्स टू मेमोरी, कैसी मेमोरी? अटेंडेड का तो मतलब होता है एकदम चौकस से भरी हुई। थैंकलेस का मतलब होता है कि बिना किसी धन्यवाद के। विटनेस मतलब किसी चीज़ को देखना। इम्पेयर्ड मतलब कोई चीज़ जो ख़राब हो जाए। तो मेमोरी कैसी हो जाती है? इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाती है, मतलब आपकी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगला देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो स्पेलिंग जो करेक्ट है। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ग्लोइंग चमकदार, ग्लोइंग का मतलब क्या होता है? चमकदार। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। तो ये सारी जो है इसके मीनिंग है। रिलीज का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या मुक्त कर देना। फाइटर, तो ये स्पेलिंग जो है गलत है। सही स्पेलिंग जो होगी फाइटर, योद्धा की स्पेलिंग ये होगी। तो आपको गलत स्पेलिंग ही बतानी थी। तो डी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, इसको एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर में जोड़ना है। तो इसकी कहानी की शुरुआत जो है क्यू से होगी। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से ही शुरुआत करेंगे। तो ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड, क्या इम्प्लीमेंट किया है? मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज़, बहुत ज़्यादा सख्त योजनाएं उन्होंने लागू करी है। ठीक है, उसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो कह रहा है एज वेल एज मोर कॉम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग बढ़ाई है एंड आइसोलेशन पॉलिसी सिंस द अर्ली स्टेज, और शुरुआत में आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई है। तो 91 में बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ग्लोरिया सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। दोस्तों अगर जब इसको एग्ज़ाम में चेंज करना है तो आप ये जान रखिए, टुमारो को जो है हम लोग क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे लिखते हैं। तो आप देखिए द नेक्स्ट डे हर जगह है। ठीक है, यहाँ पर टेंस देखिए क्या है? आर लैंडिंग, मतलब ये कौन सा टेंस है? तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ है? यहाँ तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ हैव बीन लैंडिंग यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर वर लैंडिंग है और यहाँ पर वर लैंडिंग है। तो इसमें देखना है ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, और ऊपर वाला है ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। तो ये तो दोनों ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट अपने सेम ही हो गए। तो यहाँ पर अपन चेंज क्या कर लेते हैं? इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि ग्लोरिया सेड टू कर लेते हैं। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें कंजंक्शन कौन सा आना चाहिए? दैट आना चाहिए। तो डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। आगे है, आपको सेम मीनिंग बताना है पर्यायवाची। ये है कैलिब्रेट। दोस्तों कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है
मतलब बेसिकली किसी चीज़ को नापना करना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गॉज बोलते हैं। और इसकी स्पेलिंग क्या है, GAUGE। अगला देखिए, ये एक मुहावरा है दोस्तों, इसका मीनिंग बताना है। मुहावरा है एस इन द होल। तो ये जो मुहावरा है इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है लेकिन आपने उसको तब तक छुपा रखा है तब तक कि सही समय नहीं आ जाता। तो ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति, पुरुष, मर्द जिसकी आदतें औरतों जैसी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एफिमिनेट। तो सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है पीपल में सीक फैशन एज पार्ट ऑफ डैश दे आर एंड मे वांट टू बी अ फैशन लवर विच मे लीड देम टू स्पेंड मोर टाइम डैश आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड मोर मनी देन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट्स। लोग जो है वो फैशन को मतलब एक तरीके से अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, फैशन को पसंद भी करते हैं। और जो लोग इस तरीके से फैशन को पसंद करते हैं तो वो धीरे धीरे फैशनेबल प्रोडक्ट्स, कपड़ों पे, इन पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। तो पीपल में सीक फैशन एज अ पार्ट ऑफ हु दे आर, कि वे लोग कौन है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। एंड मे वॉन्ट टू, और वो जो है फैशन लवर बनना चाहते हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पैसा खर्चाते करते हैं। स्पेंड मोर टाइम डैश आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, सीकिंग, मेकिंग, फ्रीकिंग, डूइंग। सीकिंग यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वो सीक का मतलब होता है खोज करना। तो जो फैशन लवर बन जाते हैं उनका ज़्यादातर समय जो है फैशन ट्रेंड्स खोजने में चला जाता है और वो औरों के बजाय ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं फैशन प्रोडक्ट्स पे। वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट गोज डैश वॉकिंग आउट ऑफ ए स्टोर विद ए न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक और आफ्टर ऑर्डरिंग ए किलर पेयर ऑफ बुक्स ऑनलाइन। बोला कि जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, स्टोर से बाहर निकलते हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। तो वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट गोज़ विद इन, ऑफ इन, अप इन, अलॉन्ग विथ। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो है काफ़ी एक अच्छी जो है फीलिंग हमें मिलती है। तो अलॉन्ग विथ आ जाएगा, फीलिंग दैट गोज़ अलॉन्ग विथ वॉकिंग आउट। वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट गोज़ अलॉन्ग विथ वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर। मतलब स्टोर से बाहर चलते हैं तो उसके साथ साथ जो खुशी हमें मिलती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आनंददायी होती है। दे कॉल इट रिटेल थेरेपी फॉर अ रीज़न एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी हैज़। अब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, बैक्ड अप, समड अप, हेल्ड बैक, सोल्ड ऑन। कोई ऐसी थ्योरी जो इस चीज़ का समर्थन करे। तो बैकअप का मतलब होता है समर्थन करे। तो कह रहा है कि जब भी हम कोई सामान खरीद के बाहर निकलते हैं तो एक थ्योरी भी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। शॉपिंग टेक्स टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन वेदर इट इज़ बीइंग डन ऑनलाइन डैश इन योर फेवरेट स्टोर। ये कह रहा है कि शॉपिंग जो है मतलब ख़रीदारी करना, ये चीज़ हमें काफ़ी खुशी देती है, या तो अगर ये ऑनलाइन की जाए या फिर हमारे फेवरेट स्टोर में। दो साइंटिफिक स्टडी हैज़ बैक्ड अप इट्स इफेक्टिवनेस। शॉपिंग टेक्स टाइम एंड कंसंट्रेशन वेदर इट इज़ बीइंग डन ऑनलाइन और इन योर फेवरेट स्टोर। देखो यहाँ पे क्या रखा है, वेदर। दोस्तों कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि वेदर का पेयर किसके साथ बनता है, और के साथ। तो इसलिए यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या था, और। तो इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।